कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को करने से पूर्व पूर्णांकों के लिए योग और व्यवकलन के लिए कुछ नियमों की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले संबरक नियम। माना हम दो पूर्णांकों का योग करना चाहें, जैसे मैंने ऋण 5 धन ऋण 3 लिखा है। अगर आप संख्या रेखा के आधार पर इसे करना चाहें तो ऋण 5, उसके बाद आपने उसमें ऋण 5 पर आप हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ना है। तो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे तो आप बाईं तरफ 1 2 3 कहाँ पर पहुंच जाएंगे, ऋण 8 में। तो हमने दो पूर्णांकों का योग किया। ये क्या किया है, योग किया है। तो हमें फिर से क्या मिला, एक पूर्णांक मिला। तो इसी प्रकार हम 3 धन ऋण 7, माना हम 3 में एक पूर्णांक ऋण 7 जोड़ते हैं, तो आप दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं। हर बार संख्या रेखा की जरूरत नहीं है। 3 धन के बाद कोष्टक के अंदर का चिन्ह बदलता नहीं है, ऋण 7, और धन का 3 ऋण 7, तो क्या आ गया, ऋण 4। फिर से हमें दो पूर्णांकों को जोड़ने पर, योग करने पर एक पूर्णांक मिला। और इसी प्रकार अगर हम कोई भी दो पूर्णांकों को घटाते हैं, यह तो हमने क्या किया, योग किया। अगर हम घटाते हैं तो व्यवकलन करते हैं, तब देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। जैसे मैं 4 में से घटा दूं ऋण 5 को, तो प्राप्त होगा 4। ऋण के बाद कोष्टक के अंदर का ऋण चिन्ह बदल के धन हो जाएगा, तो 4 और 5 9। तो 4 भी पूर्णांक था, ऋण 5 भी पूर्णांक था, और इन दोनों को घटाया है, इस बार व्यवकलन किया, तो हमें क्या मिला, 9, एक पूर्णांक मिला। तो आप इसको सोच सकते हैं कि जब भी हम दो पूर्णांकों को जोड़ेंगे और दो पूर्णांकों को घटाएंगे, तो परिणाम के रूप में हमें फिर से कुछ न कुछ जो भी मिलेगा वो पूर्णांक ही होगा। तो जब भी ऐसी स्थिति आती है तो हम कहते हैं कि पूर्णांक योग और व्यवकलन के अंतर्गत संबरक नियम का पालन करते हैं। संबरक को अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOSUREPROPERTY। तो अगर हम इसको अंग्रेजी में कहें तो ये कह सकते हैं कि अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इंटीजर फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। इंटीजर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। कौन से ऑपरेशन के अंडर, ऑपरेशन में इन है कि कब, जब हम उनको जोड़ते हैं और जब हम उनको घटाते हैं। तो आप लिख सकते हैं योग और व्यवकलन के लिए, जोड़ने और घटाने के लिए पूर्णांक में सभी आ गए, धन भी ऋण भी, पूर्णांक संवृत होते हैं। संवृत होते का मतलब संबरक नियम का पालन करते हैं। इसी प्रकार एक और नियम है क्रम विनिमेय। क्रम विनिमेय नियम, क्रम विनिमेय नियम को अंग्रेजी में बोलते हैं कम्यूटेटिव, COMMUTATIVE, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्रम विनिमय नियम का मतलब क्या है, जैसे कि हिंदी के शब्द क्रम विनिमय से ही पता चल रहा है कि क्रम का विनिमय मतलब एक्सचेंज कर देना। अगर हम पूर्णांकों को क्रम बदल के जोड़ते हैं, जैसे मैं 5 में 3 जोड़ता हूँ, तो क्या 3 में 5 जोड़कर भी वही आएगा, ये देखना होता है। हम 5 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास रिजल्ट होता है 8, और अगर हम 3 में भी 5 जोड़ेंगे तो रिजल्ट होता है 8। तो मैंने यहाँ 5 धन 3 लिखा है, लेकिन यहाँ पलट दिया है 3 धन 5, तो क्रम बदल दिया है, लेकिन रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या यह सभी पूर्णांकों के लिए, चूंकि यहाँ पर तो मैंने 5 और 3 धन पूर्णांक लिए हैं, क्या यह सभी पूर्णांकों के लिए लागू होगा? जैसे बात करूँ ऋण 3 धन 2, तो फिर 2 धन ऋण 3, क्या एक ही परिणाम प्राप्त होगा? बिल्कुल, इससे भी हमें ऋण 1 मिलेगा।
और इसको भी हम जब सॉल्व करेंगे तो इससे भी हमें ऋण 1 मिलेगा। तो आप स्वयं भी और एग्जाम्पल सोच सकते हैं और आप देख सकते हैं कि जो भी दो पूर्णांक हैं, चाहे वो धनात्मक हों, चाहे ऋणात्मक हों, चाहे एक ऋणात्मक हो दूसरा धनात्मक हो, जब भी आप उनको क्रम बदल कर भी जोड़ेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, परिणाम बराबर आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि पूर्णांक जो है योग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन कर। जांच करते हैं कि क्या व्यवकलन के लिए, घटाने के लिए भी पूर्णांक क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। जैसे हम बात करते हैं 8 और 3 की। 8 में से मैं 3 घटाता हूँ तो क्या 3 में से 8 घटाने पर भी वही परिणाम प्राप्त होता है। मैंने एक धनात्मक पूर्णांक लिया है 8, दूसरा लिया है 3 और मैं उनको घटा रहा हूँ, ये ऋण चिन्ह व्यवकलन के लिए लगा है। तो यहाँ तो मुझे प्राप्त होता है 5, लेकिन यहाँ मुझे प्राप्त होता है ऋण 5। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। तो 8 ऋण 3 और 3 ऋण 8 आपस में बराबर नहीं हैं। तो इसका मतलब अगर मैं व्यवकलन के अंतर्गत पूर्णांकों का क्रम बदलता हूँ तो उत्तर एक जैसा नहीं आता, एक समान नहीं आता। तो मैं क्या कहूँगा कि पूर्णांक जो हैं व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। तो लिखा जाएगा योग के लिए, योग माने जोड़ने के लिए, योग के लिए पूर्णांक क्रम विनिमयी हैं। उनका क्रम बदला जा सकता है। क्रम विनिमय पूरा लिखना चाहते हो, नियम का पालन करते हैं परंतु व्यवकलन के लिए नहीं। व्यवकलन माने घटाने के लिए नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, यह आपने ध्यान दिया कि 8 और 3 को अगर मैं पहले 8 में से 3 घटाऊं और फिर 3 में से 8 घटाऊं तो दोनों बार अलग अलग परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। अब अगली प्रॉपर्टी है नंबर 3, साहचर्य नियम। या इसको कहते हैं अंग्रेजी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। अगर मैं 3 पूर्णांकों को एक साथ जोड़ूं, पहले प्रथम और द्वितीय को जोड़ने के बाद तीसरे में जोड़ूं और फिर द्वितीय और तृतीय को जोड़ने के बाद प्रथम में जोड़ूं, तो क्या हमें परिणाम एक जैसा मिलता है नहीं, यह देखते हैं। जैसे मैं पूर्णांक ले रहा हूँ 2, 7 और ऋण 3। तो यदि मैं 2 धन 7 धन ऋण 3 करता हूँ, देखो यहाँ पर आपने समझना है कि इस धन का मतलब हम योग कर रहे हैं और ये ऋण 3 का मतलब है ऋणात्मक पूर्णांक हमने लिया है। और दूसरी बार हम 2 धन 7 पहले कर ले रहे हैं और फिर उसके बाद धन ऋण 3 बाद में कर रहे हैं। मतलब 3 पूर्णांकों में हम पहले 2 ऑपरेट कर रहे हैं, फिर तीसरे को ऑपरेट कर रहे हैं और दूसरी बार पहले को छोड़ दे रहे हैं, लास्ट के 2 ऑपरेट कर रहे हैं। तो क्या रिजल्ट सेम आता है कि नहीं, यह जांच करने की हम कोशिश करते हैं। तो 2 धन, पहले ब्रैकेट ऑफ होगा, बॉडमास आपने पढ़ा है, तो ये 7 ऋण 3 हो गया। तो यहाँ से आपके पास 2 धन 7 में से 3 घटा 4, तो बराबर आपको क्या मिला 6। लेकिन यहाँ से आपको क्या मिलता है, 2 धन 7 9 धन ऋण 3, तो 9 ऋण धन में ऋण 3, तो कितना हो गया 6। तो आपको यहाँ पर भी परिणाम 6 मिला, यहाँ पर भी परिणाम। हम परिणाम पाते हैं कि पूर्णांक जो हैं योग के लिए साहचर्य नियम का पालन कर रहे हैं। लेकिन क्या सभी पूर्णांक व्यवकलन के लिए भी साहचर्य नियम का पालन करेंगे? ऐसा लगता है नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि व्यवकलन के लिए पूर्णांक क्रम विनिमय नियम का ही पालन नहीं कर रहे थे। तो क्रम बदलने पर हमें साहचर्य में क्रम बदलना है,
तो चलिए देखते हैं एक उदाहरण से। 3, ऋण 7 और 8 हमारे 3 पूर्णांक हैं। अब इनके लिए हम कौन सी संक्रिया ले रहे हैं? व्यवकलन की। तो 3 ऋण 7 में से ऋण 8, देखो ये संक्रिया व्यवकलन की है, ए ऋणात्मक पूर्णांक का ऋण चिन्ह है। तो दूसरा 3 ऋण 7, ये इन दोनों को हम पहले कर लेंगे, और ऋण 8। तो क्या ये दोनों रिजल्ट एक जैसे आते हैं? इसकी हम जांच करेंगे और इस आधार पर हम कुछ निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। 3 ऋण कोष्टक के अंदर की संक्रिया पहले होगी ऋण 7 ऋण 8, क्योंकि इस ऋण के बाहर यहाँ पर धनात्मक चिन्ह है तो चिन्ह नहीं बदलेगा। और इधर 3 ऋण के बाद ऋण है तो ये वाला ऋण क्या हो जाएगा? धन 7 ऋण 8। तो इधर 3 ऋण कोष्टक के अंदर आप इन दोनों को मिलाएंगे तो आपके पास बचेगा ऋण 15 है, और इधर 3 और 7 हो गए 10 ऋण 8। तो अब ऋण के बाद कोष्टक के अंदर ऋण है तो इस ऋण से ये जो ऋण है वो धन हो जाएगा कोष्टक के अंदर का, तो 3 धन 15 और इधर 10 ऋण 8। तो परिणाम आपके पास क्या आया अंत में? 15 में 3 जोड़ के 18 और यहाँ 10 में से 8 घटा के 2। तो आपने क्या पाया कि ये जो है इसके बराबर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक भी एग्जाम्पल अगर आपने ऐसा दे दिया कि जो साहचर्य नियम का पालन नहीं कर रहे हैं पूर्णांक, तो इसका मतलब है कि सभी पूर्णांक साहचर्य नियम का व्यवकलन के अंतर्गत पालन करेंगे, ऐसा नहीं है। तब हम क्या लिखेंगे? योग के लिए पूर्णांक साहचर्य नियम का पालन करते हैं परंतु व्यवकलन के लिए साहचर्य नियम का पालन नहीं। इस प्रकार 3 गुणों का हम अध्ययन कर चुके हैं, 3 गुणों को जान चुके हैं, साहचर्य नियम, क्रमविनिमय नियम और संवरक नियम। संवरक योग और व्यवकलन दोनों पर लागू हो रहा है पूर्णांकों के लिए, क्रमविनिमय केवल योग के लिए लागू हो रहा है और साहचर्य भी केवल योग के लिए लागू हो रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। योज्य तत्समक किसे कहते हैं? पूर्णांकों के समूह में क्या कोई ऐसा भी पूर्णांक है जिसे हम किसी भी पूर्णांक में जोड़ते हैं तो पूर्णांक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है? देखते हैं, जैसा कि आपको बताया था कि किसी भी पूर्णांक में अगर हम धनात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे तो दाईं तरफ जाएंगे और ऋणात्मक पूर्णांक को जो जोड़ेंगे तो बाईं तरफ जाएंगे, लेकिन यह नहीं बताया था कि शून्य को जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो इसका मतलब माना मैं 5 में शून्य को जोड़ूं तो शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, तो इसका मतलब ना मैं दाईं तरफ जा सकता हूं और ना ही मैं बाईं तरफ जा सकता हूं। तो शून्य कैसा पूर्णांक है? शून्य एक ऐसा पूर्णांक है जिसे आप किसी भी पूर्णांक में जोड़ेंगे तो उस पूर्णांक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब आप ऋण 5 में जोड़िए शून्य को तो ऋण 5 ही उत्तर आएगा। आप 7 में शून्य को जोड़िए तो 7 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 7 ही होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब हम शून्य को जोड़ रहे हैं तो ना तो हमें दाएं जाना है ना हमें बाएं जाना है, तो फिर पूर्णांक के मान में परिवर्तन कैसे होगा? संभव ही नहीं है। तो इस शून्य को हम योज्य तत्समक कहते हैं। शून्य जो पूर्णांक है, शून्य को हम क्या कहते हैं? योज्य तत्समक। योज्य तत्समक कहते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ADDITIVE, एडिटिव आइडेंटिटी। अब योज्य तत्समक के बाद एक और शब्द है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उसे कहते हैं योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का अर्थ है कि प्रत्येक पूर्णांक के लिए क्या ऐसा कोई पूर्णांक है जिन दोनों का योग करने पर हमें योज्य तत्समक मिले। जैसे हम बात करते हैं 4 की, 4 में हम क्या जोड़ें कि शून्य पर पहुंच जाएं? तो सोचिए 4 में हम क्या जोड़ेंगे शून्य पर पहुंच जाएंगे? 1 2 3 4। कहाँ की ओर आए हम? बाईं तरफ,
इसका मतलब क्या जोड़ रहे हैं 4 में? हम ऋण 4 को जोड़ रहे हैं। बाईं तरफ कब आते हैं? जब ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं। तो इसका मतलब 4 में ऋण 4 जोड़ने पर हम कहाँ पहुँच गए? शून्य में पहुँच गए। ऐसे ही माना मैं बात करता हूँ ऋण 6 की, तो ऋण 6 में क्या जोड़ें कि शून्य मिले? तो ऋण 6 में 1 2 3 4 5 6 कहाँ की ओर जा रहे हैं हम? ऋण 6 से दाईं तरफ जा रहे हैं। कितना दाईं तरफ जा रहे हैं? 6 स्थान। तो इसका मतलब ऋण 6 में हम धनात्मक पूर्णांक 6 को जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे? शून्य। तो प्रत्येक पूर्णांक के लिए एक ऐसा पूर्णांक होता है कि दोनों पूर्णांकों को अगर हम जोड़ेंगे तो योज्य तत्समक अर्थात शून्य प्राप्त होगा। तो उसे हम कहते हैं योज्य प्रतिलोम। मतलब 5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया? समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद नहीं रखना है कि चिन्ह बदलते हैं या क्या करते हैं। 5 का योज्य प्रतिलोम, संख्या रेखा से आप समझिए 5 का योज्य प्रतिलोम। 5 में क्या जोड़ें कि शून्य आ जाए? 1 2 3 4 5। तो 5 में हम क्या जोड़ेंगे? ऋण 5। तो 5 का योज्य प्रतिलोम बराबर क्या हो गया? ऋण 5। अगर अब ऋण 5 का योज्य प्रतिलोम पूछा जाए, अब ऋण 5 यहाँ पर है, तो ऋण 5 का 1 2 3 4 5। तो ऋण 5 में हम धन 5 जोड़ेंगे तो उसका योग शून्य हो जाएगा। तो ऋण 5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया? ऋण 5 का योज्य प्रतिलोम बराबर क्या हो गया? धन 5। अब धन चिन्ह अंडरस्टूड होता है। तो अतः किसी भी पूर्णांक का हमें योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है तो उसका ऋणात्मक हो जाता है। 5 का ऋण 5, ऋण 7 का 7, क्योंकि ऋण 7 का फिर चिन्ह बदलोगे आप, ऋणात्मक करोगे तो 7 मिलेगा। तो आपको सिंपली योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए चिन्ह बदलना है, लेकिन ध्यान में ये भी रखना है कि योज्य प्रतिलोम का अर्थ होता है कि उस पूर्णांक के लिए हमने एक ऐसा पूर्णांक ढूंढना है जिन दोनों का योग हमें कहाँ पर पहुँचा दे? शून्य, योज्य तत्समक पर पहुँचा दे। तो इन नियमों के बाद हम अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे।